तो यहाँ पर हम सवाल लेकर के आए हैं नीट PYQ के, और बिना किसी समय की देरी के हुए अब हमारे पास लगभग 100 दिन के आसपास बचे हुए हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने समय का सदुपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल की प्रैक्टिस करें। जितना भी सिलेबस बच्चों होना था हो गया, अब ज़्यादातर सिलेबस पर ध्यान नहीं करेंगे। हमको ध्यान करना चाहिए एक चीज़ पर, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके मार्क्स जो हैं उनमें बढ़ोतरी होगी। आप ये चीज़ एक्सपीरियंस कर पाओगे बहुत अच्छे से। जो मैं बता रहा हूँ उस राह पर एक बार चल के देखो। तो चलो चलते हैं अपन यहाँ पे सवाल करते हैं काइनेमेटिक्स के PYQ, यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बोले तो। और जितने भी कई सारे एग्जाम होते हैं जिनमें आए हुए हैं, तो हमारे जो नीट के लेवल के सवाल हैं हम उनको करेंगे। ए बॉडी मूविंग इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी एक कोई बॉडी है वो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन पाथ। सबसे पहली चीज सवाल को ध्यान से पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन पाथ पर वो चल रही है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। मान लीजिए ये हमारा कांस्टेंट पाथ है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, यहाँ पे वो बॉडी चल रही है इधर साइड, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी किसी भी टाइम पर, यानी मान लो हमने यहाँ से यहाँ तक ले लिया इंस्टेंट ऑफ टाइम t। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इज इट s, यानी कि यहाँ से लेकर के मान लो यहाँ तक उसने चला s, कितना डिस्टेंस चला s, एंड डिस्प्लेसमेंट d। अब बेटा स्ट्रेट लाइन है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, d होगा, सेम डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड दोनों सेम होते हैं, बस यही अंतर है स्ट्रेट लाइन मोशन में। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो उसके बाद में ये हमसे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, s इक्वल टू d के बराबर, यानी कि जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन जो है ये वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं इसी से, वो भी बता देता हूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इसी से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके नीट में। तो चलिए जो स्पेशल केसेस हैं उनको डिस्कस कर रहा हूं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। कई बार आपको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट, इसको मिटा दूं मैं, हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, ये पूछा जाता है कई बार आपसे। कई बार आपसे पूछा जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम s लिख दें और डिस्प्लेसमेंट को d लिख देता हूं, जिससे आपको वो है, ठीक है। तो अब एक चीज आप समझना, गौर करना, मान लीजिए कोई भी ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि चल करके ऐसे ऐसे गया, यहां तक गया। अब ये यहां से इसका ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये इसका डिस्टेंस हो गया d, डिस्टेंस s और डिस्प्लेसमेंट d, ठीक है। गौर करना मेरी बात पर, ये ज्यादा होगा और ये कम होगा। ये कम होगा तो कितने के बराबर हो जाएगा, कम से कम ये कितना होगा, अगर इसको हम शॉर्टेस्ट पाथ में ले जाए तो इसके बराबर होगा, यानी d के बराबर होगा। अगर हम डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस की बात करें तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट यानी ये वाला और ये वाला ज्यादा होगा, यानी कि एक, या इसको एक मान लेता हूं, ये डिस्टेंस कम से कम कितना होगा, 1 हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम कितना आएगा, मैक्सिमम 1 आएगा। मैक्सिमम कितना आएगा, 1। और कितना आएगा, अगर और आ सकता है तो 1 से ज्यादा कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू जो है क्या है, डिस्टेंस के वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही होगी। और 1 कब आएगा, जब ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी, जैसे हम ये वाले केस में अभी हमने देखा, तो उस टाइम पे क्या आएगा, 1 आएगा। अदरवाइज कभी भी 1 नहीं आएगा, हमेशा लेस देन 1 आएगा। क्या आएगा, लेस देन 1। तो ये सवाल आपके लिए बनता है। ये पूछा जाता है आपको कि एक ऐसी केस है और आप बताइए कि इसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस का जो रेशियो है वो कितना होगा। तो वहां पे 1 रहेगा, लेस देन 1 रहेगा, मोर देन 1 रहेगा, 1 रहेगा। तो आपको 1 और लेस देन 1, यानी कि आपका जो
आपका हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा छोटा ही रहेगा। तो एक केस ये भी बनता है कि आपका डिस्प्लेसमेंट छोटा रहेगा या फिर इक्वल रहेगा किसके, डिस्टेंस के, ये केस एक बनता है। और दूसरा केस जो है इसको पलट दीजिए, यानी कि डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट कर दीजिए, यहाँ पे कम से कम जो 1 हो जाएगा और ऑलवेज मोर देन 1, यानी कि 1 और ग्रेटर देन 1, इक्वल देन 1 और ग्रेटर देन 1, यानी जो भी है यहाँ पे रेशियो है इसका वो 1 आएगा और मोर देन 1 आएगा। तो ये आपके एक सवाल से हमने 4-5 सवाल जो है डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं हम सेकंड सवाल पर। जो सेकंड सवाल है वो हमने उतार लिया है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर पार्टिकल ए एंड बी। यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, तो हमको चलो बना के देख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ठीक है, एक है हमारा 30 डिग्री पर, एक है हमारा 60 डिग्री पर। ठीक है, ये इस तरह का ग्राफ है विथ टाइम एक्सिस। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी, रेशियो ऑफ वेलोसिटी पूछा है हमसे इन दोनों का। तो जो स्लोप हमने पढ़ा है, यानी कि जो tan थीटा की वैल्यू है, स्लोप निकालेंगे हम। यहाँ पर स्लोप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम किससे पूछा है, VA बाई BB। तो पहला कौन सा है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि 30 डिग्री है, तो VA कौन है, 30 डिग्री, तो हम इसको क्या बोलते हैं, VA, और ये है VB। तो VA बाई BB इसका रेशियो निकालेंगे, तो हम सिंपली लिखेंगे tan 30, स्लोप निकालेंगे मीन्स tan 60। ठीक है, तो हमको सबसे पहली चीज तो हमको tan, sin, cos इन सब की वैल्यू याद होनी चाहिए। और नहीं याद है बच्चों तो कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कई बार इन वैल्यूज के चक्कर में हमारे जो है सवाल गलत हो जाते हैं या छूट जाते हैं, तो इस तरह का जो है गलती नहीं करना है। तो tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, और यहाँ पर tan 45 जो होता है वो होता है 1 होता है, और tan 60 जो होता है वो होता है √3। ठीक है, तो tan 60 जो होता है वो होता है √3। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद tan 30 यानी 1/√3 अपॉन tan 60 है ना, tan 60 √3। ठीक है, इस तरह का जो प्रॉब्लम बन जाती है ना, तो उसको सॉल्व करने का एक तरीका बता रहा हूँ। चलो बहुत अच्छे से सीख लेना, ये फिगर मिटा दूं मैं। बच्चे यहाँ ये सब आता है उनको, बच्चे उलझते हैं यहाँ पर ये चीज़ों में। चलो इस चीज़ का एक मैं यहाँ पे अल्टीमेट वो बताता हूँ। मान लो आपके पास A/B लिखा है अपॉन C/D, ये लिखा है तो ये कर लोगे। सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले से इंटू करना है, तो A इंटू D अपॉन फिर B इंटू C, इस तरह से करोगे। ठीक है, दूसरा केस आपको मिल जाएगा A/B अपॉन में C, इस तरीके का केस मिलेगा। तो इसमें क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, जो C है उसके अपॉन में अगर 1 मान ले तो कुछ होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पे हम 1 मान लेंगे। अब इसको सिंपली इसी की तरह कर देंगे, तो A इंटू 1 अपॉन B इंटू C। अब एक और केस बनता है इसका, वो बनता है A अपॉन B/C। दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, उसके लिए बोर्ड क्या है मेरा थोड़ा छोटा पड़ जाता है, तो अभी YouTube से कोई रेवेन्यू आता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, A/B/C इस तरीके के केस मिल जाता है। तो यहाँ पे A के नीचे आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, 1 रख लेना है, जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो A/1 अपॉन B/C, तो यहाँ पे हमारा जो बन जाएगा A इंटू C अपॉन B इंटू 1।
तो हमारा ये तीनों तरीके के हमने जो केस जो है सॉल्व कर लिए, और आपको मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए सॉल्यूशन करने में। तो चलो यहाँ पर हम इसके नीचे 1 मान लेते हैं और यहाँ पर 1 से 1 को इंटू करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, उसके अपॉन में √3 इंटू √3, रूट का रूट में इंटू होता है तो रूट हट जाता है, तो यहाँ पर सिंपली हमारा आ जाएगा 3, यानी कि हमारा जो रेशियो है 1:3 जो है आंसर हो जाएगा। तो हमारा 1:3 ये रहा 4, तो 4 हम पहुंच गए आंसर में अपने। और इसी तरह से आपको पेपर में सवाल करने हैं बिना रुके बिना झुके एकदम दम के साथ। पास यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन ये है कि ए कैट मूव फ्रॉम x टू y, यानी कि हम अगर यहाँ पे एक केस देखें x ये है और y ये है, तो हमारी जो कैट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है यूनिफॉर्म स्पीड vu, किससे जाती है vu स्पीड से जाती है, ठीक है। रिटर्न टू x यानी लौट करके फिर x पर आती है विथ यूनिफॉर्म स्पीड vd, कौन सी स्पीड से आती है vd के साथ में, vd जो है स्पीड मानी गई है, कुछ भी हो सकती है। तो एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप, यानी कि वो यहाँ से गई और यहाँ से लौट के आई, इसकी राउंड ट्रिप की जो है एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसमें से बता सकते हैं। और चलिए अब मैं बताता हूं आपको कि ये कैसे आया। तो इसका जो फार्मूला होता है वो एवरेज स्पीड, जब हमारे पास में डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, उस टाइम पर जो है एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है 2v1 v2 y v1 प्लस v2, यानी कि v1 जो है जाने की स्पीड, v2 आने की स्पीड में। जब हमारे पास में डिस्टेंस सेम हो, जैसे कोई बच्चा घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आया, या कोई बच्चा इस दीवार से उस दीवार तक गया, उस दीवार से इस दीवार तक आया, यानी डिस्टेंस दोनों केस में क्या है, सेम है। तो हमारा फार्मूला ये होता है, फार्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद में ये कैसे आया ये हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में अगर टाइम सेम हो तो क्या होगा, यानी कि t1 टाइम बराबर, यानी कि एक टाइम है 10 मिनट का, उसमें वो चलता है 50 किलोमीटर या कितने की स्पीड से चलता है, 20 की 30 की कुछ भी, और एक टाइम है फिर से 10 मिनट, अगले 10 मिनट में वो 60 किलोमीटर चलता है, 80 किलोमीटर चलता है, स्पीड उसकी कुछ भी हो सकती है। तो उस टाइम पर फार्मूला जो होता है, यानी कि पहले 10 मिनट में जो चला t1 या मान लो और t2, यानी कि t1 जो है बराबर है t2, यानी दोनों t बराबर हैं, तो उस केस में पहली जो स्पीड हो जाएगी v1 v2 है ना, पहली स्पीड हो जाएगी, उसका फार्मूला हो जाएगा v1 प्लस v2 y सिंपली 2, ये हो जाएगा। अगर दोनों में टाइम सेम है तो, डिस्टेंस दोनों बार में सेम है तो ये हो जाएगा फार्मूला 2v1 v2 y अपॉन v1 प्लस v2। तो हमारे केस में डिस्टेंस जो है यहाँ पर सेम है, तो हम इसको देखेंगे तो हमारा v1 क्या है vu, तो हम यहाँ पे सिंपली vu लिख दें, और हमारा लौटने की स्पीड है vd, यानी vd लिख दें, तो यहाँ पर भी vu आ जाएगा और यहाँ पे vd आ जाएगा। अब बेटा देख लो इस तरीके का कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन ये है, और कई बच्चे इसमें करके आएंगे तो ये गलत हो जाएगा, और इनका तो खैर केस बनता नहीं है। जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा वही लोग इसको चूज करेंगे, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, डाउट है, वो इन दोनों में डाउटफुल हो जाएंगे। तो जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है वो तुरंत जाके इसको टिक करके आएंगे। तो हमारा आंसर जो है आ चुका है, और आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में 1-2 क्वेश्चन जितने भी उस पर्टिकुलर टॉपिक से बन सकते हैं आपको बताते चल रहा हूँ, बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहना है। इसमें 4 नंबर का सवाल है, ए पार्टिकल है मूव कर रहा है 20 सेकंड के लिए, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, देन वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड फॉर अनदर 20 सेकंड, एंड फाइनली मूव फॉर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड फॉर नेक्स्ट 20 सेकंड एवरेज वेलोसिटी। यानी कि एक बार आप सवाल ध्यान से पढ़ लो, ऑप्शन देख लो। कई सारे बच्चे तो 0 दिख गया होगा तो 0 में लगाने के चक्कर में होंगे, ऐसा मत करना, नहीं तो बेटा बुरे फंसोगे, ठीक है। तो चलो सवाल को समझ लेते हैं। मान लो ये हमारे पास 20 सेकंड है, ये 20 सेकंड है, और ये 20 सेकंड है, ठीक है। ये हमारे पास में ये 3 भाग में हमने ये समय बांट लिया, ठीक है। तीनों इक्वल है, 20 सेकंड 20 सेकंड 20 सेकंड। इसमें वो चलता है 3, 4 और 5 से, यानी 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और लास्ट से चलता है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। जब समय सेम हो, चाहे वो अनदर 20 सेकंड का भी दिया हो, अनदर का भी दिया हो, अनदर का भी दिया हो, कितने का भी दिया हो, ठीक है। वहाँ पे हमने अभी पिछले सवाल में डिस्कस किया था 2 के लिए, अब यहाँ पे 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, तो क्या करेंगे, तो सिंपल सा v एवरेज
जब टाइम इंटरवल कैसा हो, सेम हो, टाइम सेम हो, यानी 20-20 सेकंड है, 30-30 सेकंड है, 40-40 सेकंड है, 2-2 सेकंड है, 20-15-15, मतलब सेम होना चाहिए। तो क्या होगा V एवरेज, V1, V2, V3, V4, V5, V6, कुछ भी Vn, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 कहीं तक चले जाओ, कहीं तक Vn तक, इन्फिनिटी तक, अपॉन, बस अपॉन में क्या कर देना, एक चीज कर देना, गिन लेना 1 2 3 4 कितने हैं, तो उनको जैसे यहाँ पे कितने हैं, 3 है, 1 2 3 इंटरवल है तो 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे V1 कितना है 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 3 है ना, 1 2 3, तो 4 3 7 7 5 12 12/3, यानी 12/3। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 की टेबल पढ़ोगे 12 कट जाए तो 4, यानी 4 मीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर आ चुका है। हाँ भाई, जीरो वाले कोई है, नहीं है, कोई बात नहीं। तो हमारा आंसर जो है बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह से सवाल करते रहिए, आपको एक सवाल में बहुत सारे कंसेप्ट सीखने के लिए मिलेंगे। अभी हमने कितने 4 सवाल किए हैं, आपको इतने सारे कंसेप्ट सिखा दिए होंगे, लेकिन बस ज़्यादा नहीं, कितने 50 सवाल होने दो। अब फिर देखना, तुमको लगभग 1D मोशन के 50 सवाल होने के बाद में तुमको इतना लगने लगेगा कि मुझे बेसिक नॉलेज आ गया है। कितना नॉलेज, बेसिक नॉलेज। हाँ, PhD मत करना, अभी भी बोल रहा हूँ, कल भी यही बोलूँगा और पहले भी यही बोलता आया हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट में PhD नहीं करना है। नीट हमारे बेसिक नॉलेज को चेक करता है, नीट बेसिक नॉलेज को चेक करता है, तो बेसिक नॉलेज ही तक सीमित रहना, ठीक है। चलो चलते हैं, आगे का सवाल करेंगे। कार ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस constant velocity of 40 km/h and remaining half with the constant velocity of 60 km/h, the average velocity of the car। एवरेज वेलोसिटी क्या है कार की, अगर जो कार है जो वो पहला हाफ, फर्स्ट हाफ, यानी बोले तो x से लेके मान लो y तक जा रही है कार, और फिर इतनी ही दूरी, कितनी, x1 डिस्टेंस बराबर है x2 के, ठीक है। ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है। फर्स्ट हाफ बोला है कितना, यानी मान लो कार यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, तो पहले हाफ यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ तक जाएगी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी 40 से जा रही है फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में जा रही है 60 से। हो गया, हो सकता है भैया लेट एट हो गई हो, तो लेट एट नहीं हो गई है, क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। तो इसका जो फार्मूला है मैंने आपको पहले भी एक बार बता चुका हूँ कि अगर डिस्टेंस दोनों सेम हो तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, अगर टाइम में सेम हो तो कौन सा फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे कई सारे बच्चों को तो आंसर आ भी गया हुआ इतनी देर में, तो चलो बिना किसी देरी के लगा सकते हैं। एवरेज का V एवरेज, अगर जो डिस्टेंस सेम हो तो क्या होगा, 2V1, ये रहा हमारा V1, ये रहा हमारा V2, 2V1 V2y V1 प्लस V2। अब तो निकाल लोगे, अब आलस मत करो, अब तो कॉपी चला लो भाई, कॉपी पर पेन चला लो मतलब। तो 60 × 40 और इंटू 2, तो 2 × 40 × 60 अपॉन V1 प्लस V2, यानी 40 प्लस 60। देखो मैं क्या है एक एक स्टेप इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपका जो है कई सारे बच्चे सोचते होंगे सर ये छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे कमज़ोर बच्चे भी होते हैं। जब मैं अपनी क्लास में था, 12th में था, तब मुझे सिंपल से इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आती थी, तो मैं तो उस लेवल को भी उससे भी कम में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि कोई सा बच्चा अगर सीरीज देखने आया है तो वो निराश होकर के न लौटे। अगर जिसको लगता है कि थोड़ा सा धीरे हूँ तो आप लोग 2x 3x या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन देख करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन ना समझ में आए उसको रोक के देख लेना। तो 4 6 24 2 यानी
48, तो 4800 ये हमारे पास में आ गया, और 40 और 60 हो गया 100। तो ये हमारा कट करके आ गया, कितना आ गया 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, kmph। तो हमारा आंसर जो है सी आंसर सही हो जाएगा। और जिन लोगों का आ गया है अपने आप को 4 नंबर दे लो, जिस हिसाब से अपने आप को चेक कर रहे हो, जिस हिसाब से अपने आप को देख रहे हो, इवेलुएट कर रहे हो, उस हिसाब से कर लो। तो चलो 6 नंबर के सवाल पे आ चुके हैं। एक 150 मीटर लंबी ट्रेन है, ये 150 है, ये 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी वेलोसिटी है 45 किलोमीटर पर आवर है। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 850 मीटर, ठीक है। सपोज ये मान लेते हैं हम ट्रेन है हमारे पास में, ठीक है, ज़्यादा लंबी है, चौड़ी तो नहीं बनाऊंगा मैं, ठीक है, समझ लो ये ट्रेन ही है। ये हमारी ट्रेन है और हमारे पास में यहाँ पे ब्रिज है, ये हमारा ब्रिज है, ठीक है। ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर और ब्रिज की लंबाई है 850 मीटर, है क्या। अब देख के बोल रहे होंगे कि यार लग तो नहीं रहा कि वो 850 मीटर होगा, ये 150 मीटर, ये ज़्यादा लंबी लग रही है, लेकिन सोचो नहीं, अपन को बस सवाल करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या करना है, ये हमको दिया है मीटर में और ऊपर किलोमीटर में है, और यहाँ पे आंसर है सेकंड में। तो ये चीज़ सबसे पहले देखना होता है कि हमारे आंसर किस में है और हमारा जो है आंसर और जो क्वेश्चन में दिया है वो किस में दिया है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इस चीज़ को जो 45 किलोमीटर पर आवर है, इसको बदलना होगा मीटर पर सेकंड में। कैसे बदलेंगे, सबसे बड़ा सवाल, बहुत बढ़िया। तो कैसे बदलेंगे, चलो बदलना सिखाता हूँ। 45 किलोमीटर दिया है 1 घंटे में, कितने घंटे में, 1 घंटे में। अगर मैं यहाँ पे मीटर की वैल्यू रख दूँ, 1 किलोमीटर की वैल्यू रख दूँ, कितने मीटर होते हैं यहाँ पे, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो हम यहाँ पे रखेंगे 45 इंटू 1000 मीटर होते हैं एक उसमें, और उसके बाद में यहाँ पे 1 घंटे में हमारे पास कितने सेकंड हो जाएंगे, 3600, है ना, 60 मिनट गुणे 60 सेकंड। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, 3600 हो गए। 3600 के बाद में 2 जीरो से 2 जीरो तो डायरेक्ट उड़ा दो, उड़ा दिए, 2 पंचे 10 और 2 गुणे 18 बराबर आ जाएगा 36, यानी 18 दूनी 36। तो हमारे पास ये 2 से हमने काट दिया, तो हमारे पास में ये क्या आ गया, 5/18 यानी 5/18, यानी कि 45 में हम 5/18 का इंटू कर देंगे तो हमारी जो किस में बदल जाएगी, मीटर पर सेकंड बदल जाएगी। तो यहाँ से एक हमको ट्रिक पता चलती है, वो ये है ट्रिक कि लिख लो, नोट डाउन कर लो, यानी किलोमीटर पर हावर से हमको जाना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा किसका, 5/18 का, ठीक है, ट्रिक है, लिख लो। उसके बाद में मीटर पर सेकंड से हमको जाना है किलोमीटर पर हावर में, तो हमको किसका इंटू करना पड़ेगा, 18/5
18/5 का, किसका 18/5 का। तो ये ट्रिक लिख लो, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से इंटू करेंगे। याद रखना, पूरे फिजिक्स में काम में आएगा। चलो इसी ट्रिक को हम लगाएंगे। हमारे पास में क्या है, यहाँ पर सवाल है, सवाल कहाँ गया, 45 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड बदलना है, तो 45 × 5/18। आप किससे काटेंगे, सब लोग 5 से सोच रहे होंगे, लेकिन 3 से भी काट के देख लिया करो, कभी कभार कट जाता है। 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, और अभी भी 3 से ही कट जाएगा। 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15। 5 × 5 25 और 1 2, यानी हमारा जो कितनी आ गई स्पीड, कितनी आ गई स्पीड 25/2 मीटर पर सेकंड। कभी कभार ऐसा हो जाए तो ऐसा ही लिख दिया करो, ज़्यादा तोड़ने फोड़ने के चक्कर में रहोगे ना तो टूट जाओगे। अब हम एक चीज़ ध्यान रखना, ट्रेन की लंबाई ये है, ब्रिज की लंबाई ये है। ट्रेन जब यहाँ से घुसेगी इसमें पुल के अंदर, तब चालू कर देंगे हम काउंट करना कि हाँ भाई, जब वो निकलेगी, यहाँ मान लो निकली वो ट्रेन, तो हम जब तक वो पूरी नहीं निकल जाएगी जब तक हम उसका काउंट करेंगे। तो बेटा हमने शुरू किया था यहाँ से, एंड किया था यहाँ से, तो केवल हम पुल की लंबाई लेंगे तो क्या चल जाएगा, क्या नहीं चलेगा। हमको किसकी लंबाई भी इसके अंदर रखनी पड़ेगी, ट्रेन की लंबाई भी हमने रखनी पड़ेगी। ट्रेन की लंबाई कितनी है 150, पुल की लंबाई कितनी है 850, 150 ट्रेन की लेंथ हो गई, 850 इसकी ब्रिज की लेंथ हो गई, दोनों को जोड़ देंगे 1000 मीटर हो जाएगा। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि अरे वाह 100 मीटर आ गया, 1 किलोमीटर रख देते, लेकिन ये तो सेकंड में है ना, इतनी जनरेट करने की क्या जरूरत थी, वो इसलिए थी क्योंकि आप सेकंड में आंसर नहीं ला पाते। ठीक है, अब हमारा 1000 मीटर आ गया। अब हमारे पास सिंपल सा फार्मूला होता है, वहां से हम टाइम निकाल लेंगे। S = क्या होता है d/t। हमको क्या निकालना है, t को यहाँ ले जाओ, s को यहाँ कर दो, कर दें इंटरचेंज, t हो गया। अब उसके बाद में d रखो, d की जगह में d रखो 1000 अपॉन s 25/2। जो मेरे बच्चे शुरू से वीडियो देख रहे हैं उनको ये सवाल करने में कतई दिक्कत नहीं होगी, अगर आपने जल्दी जल्दी नहीं देखा है तो। नहीं देखा है ना, तो चलो कर दो फिर। तो इसको करेंगे × 2/25। ठीक है, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 25 4 जा 100, 0 की 0 और 2 × बराबर इतना आएगा 80 सेकंड। आ गया, ऐसे निकाल के रख देंगे, समझ रहे हो। हमारा आंसर आ चुका है, कंसेप्ट भी एकदम पूरा हिल चुका है। हार नहीं मानने का, पूरी सीरीज देख के जाने का। चलो इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जिन लोगों ने सवाल नहीं पढ़ा है और पढ़ लो। डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज, यानी डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस। पहले ही क्वेश्चन में, पहले या दूसरे क्वेश्चन में मैंने ये चीज आपको बहुत अच्छे समझाई थी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस है, छोटा कौन सा होगा, दिमाग लगाओ कि अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा कि डिस्टेंस छोटा होगा, डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा, बड़ा कौन होगा, डिस्टेंस बड़ा होगा। तो इसका रेशियो क्या आएगा, हमेशा अगर डिस्टेंस बड़ा है तो अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि बराबर कब आएगा, जब डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाए, डिस्टेंस के बराबर हो जाए। स्ट्रेट लाइन के मोशन के केस में आएगा 1, तो 1 आएगा, तो इसका 1 आएगा या 1 से हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा, तो हमारा इक्वल टू और लेस देन 1, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी जो करेक्ट है। अगर इसी में इसको मैं पलट दूं, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट कर दूं, डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा हो जाएगा इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। इसके लिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। बहुत ही लॉजिकल केस है ये,
इसको याद रखिए अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो, क्योंकि इससे बहुत कई बार सवाल आता है। ठीक है।